हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीना शेखावत। क्या आप सभी को पता है हमारे मानव अधिकार कौन कौन से हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि एक सामान्य मानव के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। तो आप सभी को विदित होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यानी भारत का संविधान हमें 6 प्रकार के मूल अधिकारों से अवगत करवाता है। क्या उसके अलावा अन्य विधियों में भी हमें राइट्स दिए हुए हैं? तो अगर वो राइट्स दिए गए हैं तो क्या आप हम सभी का दायित्व ये नहीं बनता कि हम उन सभी राइट्स को जानने का प्रयास करें और हमारे अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उनके ऊपर हम क्या कर सकें, प्रतिरक्षा कर सकें। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो संविधान के अनुसार है, मैंने आपको पहले भी पिछले सेशन में कई बार बताया है कि 6 प्रकार के जो संविधान आपको मूल अधिकार प्रदान करता है वो कैसा भी हो सकता है। उसके अंदर पर्टिकुलर जो आपको स्वतंत्रता दी जाती है वो अनुच्छेद के 19 के अंदर दी जाती है, जिसके अंदर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके अलावा आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है, आपको निवास करने की स्वतंत्रता दी जाती है, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी जाती है और अन्य जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो आपको वहाँ से मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आप सभी को पता है अन्य विधियों के अंदर भी आपको क्या मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जैसे अगर आप ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल केवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस क्या कर सकती है, आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 202 के अंतर्गत। तो क्या आप सभी को यह ध्यान में नहीं होना चाहिए कि आपको जब बिना ड्रिंक करें आप क्या करें, ड्राइविंग करें। उसके बाद सेकंड आप देख रहे होंगे कि एक जो लेडीज़ बैठी है और उसके साथ में हाथ पकड़े हुए एक लड़का बैठा है। तो कहा गया है कि अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? क्योंकि वहां पर कंसल्टेशन होती है। और ये कहां पर दिया हुआ है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे विवाहित की तो विवाहित आपका 497 बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके पश्चात आप देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस दिख रहा है आपको, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि यदि 2 वयस्क मतलब अडल्ट की बात कर रहा है, माइनर की बात नहीं कर रहा, लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिविंग में रहते हैं या रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी क्या नहीं मानी जाएगी, गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। और संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो होती है किसकी, एक लड़का और लड़की जो अडल्ट हैं। पर क्या एक विवाहित और एक अविवाहित भी लिविंग में रह सकते हैं? तो नहीं। अगर एक व्यक्ति जो विवाहित है और जो दूसरा व्यक्ति है अविवाहित है, वो ऐसे पर्सन के साथ जो विवाहित है उसके साथ लिविंग में नहीं रह सकता। ठीक है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था। उसके पश्चात आप देख रहे हैं पुलिस अधिनियम 1961, जिसमें ये कहा गया कि एक जो पुलिस अधिकारी है वो हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह क्या नहीं कर सकता, यानी कि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर उस पुलिस अधिकारी से शिकायत करते हैं तो वहां पर उस पुलिस अधिकारी के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि भाई साहब मैं तो ड्यूटी पर नहीं हूं। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मकान मालिक क्या नहीं कर सकता, आपके मकान से बाहर नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? बिना सूचना के। ठीक है, ये आपका दिल्ली रेंट कंट्रोल कहता है कि उसकी जो धारा 14 है उसमें ये बात मेंशन करी हुई है। उसके पश्चात यदि
आप एक हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है या पोता है या परपोता है, तो आप किसी भी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास लड़की नहीं है या पोती नहीं है या परपोती नहीं है, तो आप किसी लड़की को गोद ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप गोद लेते हैं तो वहाँ पर गोद लेने वाले व्यक्ति में और जिस व्यक्ति को गोद लिया जा रहा है, उन दोनों में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम 1956 के अंदर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक वर्ड तलाक। तो देखिए किन किन आधारों के ऊपर जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। जैसे अगर कोई शादी के बाहर, यानी कि कोई एक पर्सन है जो शादी के बाहर क्या कर रहा है, शारीरिक रिश्ता बना रहा है या मानसिक है, शारीरिक रूप से पीड़ित है, या कोई प्रताड़ना है, या उसके अंदर कोई नपुंसकता है जिसने उसको बिना बताए, या उसके पागलपन के जो इलाज है वो हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका 7 साल तक कोई आता पता ही नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है, तलाक की अर्जी दाखिल कर सकता है, ठीक है। उसके पश्चात आगे चलिए कि आपको यह जानकर अचरज होगा क्या कि यदि आप किसी कंपनी में किसी त्योहार के पर मौके पर गिफ्ट लेते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, रिश्वत मानी जाएगी। हम सभी किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और होली दिवाली के ऊपर हमें किसी ना किसी प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, तो ऐसे आपके द्वारा लिया गया गिफ्ट वो क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि यदि आपका किसी दिन चालान कट जाता है तो वहां पर उसी चालान को दोबारा नहीं काटा जा सकता। मतलब आपने अगर एक बार चालान का पेमेंट पे कर दिया तो वहां पर बार बार आपको उसी चीज के लिए नहीं किया जाएगा, एक दिन की बात है। उसके पश्चात आगे देखेंगे, हम चलेंगे कि यदि आप किसी सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो आपको वहां पर 3 महीने तक का कारावास भी हो सकता है। लेकिन अब आप सभी को पता है कि भारतीय जो दंड विधि है, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, उसके अंदर सेक्शन 292 से लेके और सेक्शन 294 तक क्या दिया हुआ है, अश्लील कृत्यों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ आईपीसी कहीं पर भी आईपीसी ने पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं कर रखा कि अश्लील कृत्य होते क्या हैं। तो उसी के दौरान जो पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति है इसके संदर्भ में काफ़ी गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अश्लील कृत्य का एक पर्टिकुलर पर्सन मतलब नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और वो व्यक्ति गरीब है और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आपको एक फ्री लीगल एड दी जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये आईपीसी के अंदर भी है, 304 जो धारा है सीआरपीसी की, उसके अलावा अनुच्छेद 39 के अंदर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यातायात पुलिस के द्वारा या आप बिल्कुल भी गैर कानूनी तरह से क्या कर सकते हैं, कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कब? जब वो आपके मोटरसाइकिल की चाबी निकालता है, ठीक है। तो यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा, यातायात पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर आपकी बाइक से चाबी निकाली जाती है तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी और आप उस संदर्भ में एक्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात आगे देखिए कि यदि आपका ऑफिस जहां पर आप कार्य कर रहे हैं सैलरी नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, 3 वर्षों के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस समय के बाद अगर आपने 3 साल का समय भी गंवा दिया तो वहां पर आपको कोई भी रेमेडी नहीं दी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए कि अगर कोई दुकानदार क्या करता है, जो वस्तु के ऊपर यानी जो उत्पाद है उसके ऊपर जो खुदरा मूल्य यानी कि पर्टिकुलर जो प्राइस लिखी होती है उसके ऊपर से अगर वो कोई चार्ज फाइल करता है तो वो क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, जो उसका पर्टिकुलर अपना विषय सब्जेक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है। आई होप आप सभी को पहले से ये जानकारी मैं मानती हूँ कि पता होगी,
लेकिन अगर फिर भी आपको इस जानकारी से कोई फ़ायदा हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।